वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम बेसिस की डेफिनेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं उससे रिलेटेड थ्योरम्स आज हम करने जा रहे हैं। तो बेसिस से रिलेटेड जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आ रही है उसकी स्टेटमेंट है, इफ एस हमारे पास कोई एक सेट दे रखे हैं एन वेक्टर्स का v1 v2 vn, दिस इज सेट ऑफ n वेक्टर्स इज ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये बेसिस दे रखी है। बेसिस मींस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगी और स्पैनिंग सेट भी बनेगी। वेक्टर स्पेस VF, देन एवरी एलिमेंट हमें पता है कि हर एलिमेंट V का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बेसिस एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, देन एवरी एलिमेंट ऑफ V is linear combination of elements of S। ये तो हमें पता है। एंड द रिप्रेजेंटेशन हम निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी एलिमेंट as a linear combination of elements of S is unique। ये हमारे पास चीज और ऐड की है। प्रूफ हमारे पास है कि अगर S बेसिस बन रहा है तो each element is the linear every element of V is a linear combination of elements of S। ये हमें पता है क्योंकि वो स्पैन बनता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो हमारे पास जो स्केलर्स आएंगे दैट मीन्स वो यूनिक आएंगे। एक एलिमेंट हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज ये लेके चल रहा है तो वो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn आएगा, बट ये जो स्केलर्स होंगे वो यूनिक होंगे। ये कोई और रिप्रेजेंटेशन आ रही है b1 v1 प्लस b2 v2 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ v1 v2 vn, तो b1 और a1 बराबर होंगे, b2 a2 के बराबर होगा, an bn के बराबर होगा। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। और कन्वर्स पार्ट भी इसी का ही है, वो कन्वर्स की हम बाद में करेंगे, स्टेटमेंट देंगे कन्वर्स की। तो नाउ S बेसिस दे रखी है, S इज बेसिस ऑफ V, देयरफॉर S जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड LS इज इक्वल टू V। ये हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन। लेट V बिलोंगिंग टू V, it means this means V is linear combination of elements of S। ये तो हमारे पास हो ही गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा एलिमेंट्स ऑफ S का। बस यूनिकनेस है मेन पार्ट हमारा। सपोज V कैन बी रिटन एज, सपोज V belonging to V has two representations, दो रिप्रेजेंटेशन होगी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। हमने रिप्रेजेंटेशन यूनिक निकाल के दिखानी। तो लेट V मान लिया हमने a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस an vn, वेयर ai's जो होंगे वो F के अंदर होंगे। एंड V हैज अनदर रिप्रेजेंटेशन b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस प्लस bn vn, वेयर bi's जो होंगे वो F में होंगे। वी क्लेम दैट यूनिकनेस के लिए क्या निकालेंगे हम कि ai's जो होंगे वो सभी a1 b1 के बराबर, a2 b2 के बराबर, कि ai bi के बराबर फॉर ऑल i विनिंग फ्रॉम 1 to n। ये हम निकालने जा रहे हैं यूनिकनेस निकालने के लिए। नाउ फ्रॉम इस इक्वेशन का नाम अगर हम 1 रख दें और इसका 2 रख दें तो 1 और 2 दोनों ही रिप्रेजेंटेशन V की हैं। इट मींस a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस an vn, दिस इज आल्सो V, एंड अगेन b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस प्लस bn vn, ये भी V की वैल्यू। तो दोनों इक्वल हो गई। हमने क्या किया, एडिटिव इनवर्सेस अप्लाई करके a1 माइनस b1 v1, a2 माइनस b2 टाइम्स v2 प्लस प्लस an माइनस bn टाइम्स vn, दिस इज इक्वल टू 0।
अब लीनियर इंडिपेंडेंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें बेसिस दे रखा है एस लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। सिंस एस इज इक्वल टू v1 v2 vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मीनिंग कि अगर उनका स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है तो स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो देयरफॉर यहाँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ रहा है, v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है, तो स्केलर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a1 माइनस b1 जीरो, a2 माइनस b2 जीरो एंड an माइनस bn जीरो। इट मीन्स क्या हो गया, a1 b1 के इक्वल, a2 b2 के इक्वल एंड an bn के इक्वल। सो रिप्रेजेंटेशन of V as linear combination of elements of S is unique। V तो हमने कोई भी एलिमेंट उठाया था, therefore representation of every element V was arbitrary, every element of V as linear combination of elements of S is unique। कि जो भी एलिमेंट उठाओगे V का वो लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, और रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो क्या आएगी, यूनिक आएगी। नेक्स्ट इसी को ही हम कन्वर्स अगर दें, इसी थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, इफ S इज ए any set v1 v2 vn this is base if S is subset of V such that every element of V has unique representation as a sum of elements of S, as a linear combination of elements of S, linear combination, not sum, as a linear combination of elements of S, then S must be basis। कि बेसिस है तो हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा और रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। अब कन्वर्स में क्या होगा कि हर एलिमेंट V का यूनिक रिप्रेजेंटेशन ले रहा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, तो S जो होगा वो बेसिस बनेगा। प्रूफ पे आ रहे हो कन्वर्स पार्ट के। गिवन है हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज linear combination of elements of S and representation is unique। ये हमें गिवन है कि हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिख ही सकते हो और साथ में जो स्केलर्स आएंगे वो यूनिक आएंगे। इट मीन्स हमारे पास V इज कंटेन्ड इन LS हो जाएगा, हर एलिमेंट V का लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऑफ S का, एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू LS। तो इट मीन्स बिकॉज LS इज कंटेन्ड इन V, तो V हमारे पास LS के इक्वल, देयरफॉर S क्या बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया। बेसिस निकालना है हमें, दो चीजें निकालनी है कि स्पैनिंग सेट होगा, स्पैनिंग सेट तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि हर एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, यूनिक है, तो ये स्पैनिंग सेट तो हो ही गया। अब क्या प्रूव करना है, सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंस। टू प्रूव S इज लीनियरली इंडिपेंडेंस, वो यूनिकनेस का वजह से हम निकालेंगे कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हर एलिमेंट की, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस निकाल के प्रूव करेंगे। तो सपोज लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an बिलोंगिंग टू f सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ जाए, a1 v1 a2 v2 प्लस प्लस an vn दैट इज इक्वल टू जीरो। हम क्या प्रूव करेंगे कि स्केलर्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। नाउ जीरो की रिप्रेजेंटेशन की, एक तो जीरो की रिप्रेजेंटेशन है a1 v1 a2 v2 an vn, जीरो वेक्टर कि जीरो वेक्टर इन V हैज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन कि जीरो वेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन और हो सकती है, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो टाइम्स v1 जीरो टाइम्स v2 प्लस प्लस जीरो टाइम्स vn। तो जीरो की ही दो रिप्रेजेंटेशन आ गई, देयरफॉर जीरो वेक्टर
has two representation given by 1 and 2, बट हमें क्या गिवन है, हर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी by the given condition each vector has unique representation as a linear combination of elements of S. तो जीरो की ही दो रिप्रेजेंटेशन आ रही है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एक तो a1 v1 a2 v2 an vn, दूसरी है 0 टाइम्स v1 0 टाइम्स v2 0 टाइम्स v1। इट मींस हमारे पास a1 की वैल्यू यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब स्केलर कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर्स जो होंगे वो बराबर होंगे, तो a1 इज 0 a2 इज 0 an इज 0, सो रिप्रेजेंटेशन अगर यूनिक है तो ये क्या होंगे हमारे पास बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर S क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एंड देयरफॉर S इज बेसिस, S बेसिस बन गया। तो अब हमारे पास इस चीज के बाद अब हमारे पास यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंस की वजह से जो स्केलर्स आएंगे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स ऑफ S का, तो जो स्केलर्स आएंगे वो यूनिक आएंगे। अब यूनिक आ रहे हैं तो इसलिए इसका पर्टिकुलर हम नाम रखेंगे अब कि स्केलर्स अगर आएंगे तो उनका क्या नाम रखा जाना चाहिए। तो अब हम देने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर रिलेटिव टू ए बेसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ। तो अगर हमारे पास एक सेट का नाम रखें b, हमने नाम रखा b बेसिस के लिए, v1 v2 vn b a ordered basis of a vector space V over the field F, and let V belonging to V एक एलिमेंट उठाया, then V is the unique linear combination of elements of V. That means then V is a1 v1 a2 v2 plus an vn। अब ये जो स्केलर आएंगे वो यूनिक आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और सेट ऑफ स्केलर भी आ जाएगा, तो a1 a2 an जो होंगे वो यूनिक होंगे। ये जो सेट बनेगा a1 a2 an का एन टपल्स का जो सेट बनेगा a1 a2 an, ये एन टपल्स का सेट बना किस में गया, fn में, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट f में, सेकंड कोऑर्डिनेट f में, ये f में, देन दिस n टपल इज कॉल्ड, इसको कॉलम वेक्टर में भी डाल सकते हैं, रो वेक्टर में भी फॉर्म कर सकते हैं, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ v रिलेटिव टू बेसिस b। अब जैसे बेसिस चेंज होंगी, v1 v2 vn चेंज होंगे, v1 v2 vn चेंज हो रहे तो ऑब्वियसली हमारे a1 a2 an भी चेंज होंगे, तो इसलिए रिलेटिव टू द बेसिस का आ गया। जैसे बेसिस चेंज होंगी तो हमारे कोऑर्डिनेट्स का सेट भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम R2 का सेट लें, R2 में एक बेसिस हमने ले लिया जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 एंड 0 1, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस भी है ये, और इसको हमने कहा था स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड बेसिस V हमारा R2 है यहाँ पर। तो एक एलिमेंट उठाया V, एक वेक्टर उठाया 4 11, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर उठाया हमने R2 का, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे देन V कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 1 0, इनकी V1 है हमारा 1 0 और V2 है हमारा 0 1, 4 टाइम्स V1 प्लस का 11 टाइम्स V2, तो क्लियरली बिकॉज 4 11 कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स 1 0 प्लस का 11 टाइम्स 0 1, सो दिस इज 4 टाइम्स V1 प्लस का 11 टाइम्स V2। सो अब हमारे जो स्केलर आएंगे यूनिक आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास V के ही कोई और स्केलर आएंगे, तो स्केलर जो आएंगे यूनिक आएंगे, तो इसका जो पेयर बनेगा हमारे पास सेट बनेगा, स्केलर्स का जो सेट बनेगा, स्केलर्स का जो 2 टपल्स बनेगा, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ V हमारा पर्टिकुलर 4 11 है, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस B। तो स्टैंडर्ड बेसिस में तो जो एलिमेंट था हमारे पास, जो एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेट थे 4 11 कंपोनेंट थे जो एलिमेंट के, जो वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ V बनेंगे रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस। लेकिन अगर मैंने बेसिस चेंज कर दी, एक और बेसिस ले लिया अभी R2 की एक और बेसिस, सपोज मैंने बेसिस रखी 4 3 एंड 0 1 0 2 ले लिया, चलो दिस इज 0 2, दिस इज आल्सो ए बेसिस ऑफ R2, यू कैन चेक, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी बनेगा और स्पैनिंग सेट भी बनेगा, दिस इज आल्सो ए बेसिस ऑफ R2। अब इसी एलिमेंट का 4 11 एलिमेंट फिर से लिया मैंने, V हमारा 4 11,
इसको बेसिस के वेक्टर्स का नाम रख दिया सपोज W1 एंड W2। तो W1 है हमारा 4 3, W2 है हमारा 0 2। तो हम निकालने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ V, सेम एलिमेंट 4 11, कोऑर्डिनेट्स ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू अनदर बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकालने जा रहे हैं कि इसके क्या कंपोनेंट बनेंगे। नाउ 4 11 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन A1 टाइम्स W1 प्लस A2 टाइम्स W2। A1 और A2 जो आएंगे दैट इज कोऑर्डिनेट, ये हम कंप्यूट करके दिखाएंगे। A1 W1 की वैल्यू 4 3 एंड A2 W2 की वैल्यू 0 2। सो अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें दैट इज 4A1 फर्स्ट इक्वेशन, 3A1 प्लस 2A2 सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास 4A1 इक्वेट करोगे 4 टाइम्स A1 दैट इज 4 एंड 3A1 प्लस 2A2 दैट इज 11। तो फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू तो आ गई 1 एंड सेकंड से अगर हम A1 1 यहाँ पुट कर देंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 11 माइनस 3 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। तो अब हमारे पास A1 आ गया 1 और A2 आ गया 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 11 वेक्टर 4 11 विद रिस्पेक्ट टू अनदर बेसिस B1 इज A1 A2 जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 1। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे अगर हमारी बेसिस चेंज हो रही है। स्टैंडर्ड बेसिस में 4 11 ही हमारे कोऑर्डिनेट्स थे और 4 वेक्टर था हमारा 4 11, और जब हमने 4 11 के ही दूसरी बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स निकाले तो वो आ रहे 1 और 4। ये 4 11 आ रहा है दैट इज 1 टाइम्स W1 प्लस 4 टाइम्स W2। तो 1 और 4 जो होंगे वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो यूनिक आ रहे इसलिए हमने इसका नाम रख सके। अगर यूनिक ना आते तो हम इसको पर्टिकुलर नाम भी ना दे सकते। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। तो बेसिस जैसे चेंज होंगी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे। हर वेक्टर के कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच बेसिस आएंगे ही आएंगे और वो यूनिक आएंगे। नेक्स्ट अब काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लिखने जा रहे हैं, एक्जिस्टेंस थ्योरम। एक्जिस्टेंस थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस कि हर वेक्टर स्पेस की एक ना एक बेसिस तो जरूर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। एक्जिस्टेंस थ्योरम का मतलब ही ईच वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच वेक्टर स्पेस। कि कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास उसकी बेसिस एग्जिस्ट करने जा रही है। फिलहाल हमारे पास क्योंकि हम अपना जो बेसिस डिफाइन किए ये नहीं है कि हमारे पास इनफाइनेटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, हम अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा कंसाइज भी कर रहे हैं। तो there exists a basis for finitely generated, there exists a basis for finitely generated vector space। तो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब कि एक ऐसा स्पैनिंग सेट आ रहा है, एक ऐसा जनरेटिंग सेट आ रहा है वेक्टर स्पेस का जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके आ रहा है। तो हमारे पास ये गिवन होगा फाइनाइटली जनरेटेड को ही मेनली हमने इसमें अब यूज करना है, जिसको वो ही कंसेप्ट है कि V वेक्टर स्पेस है और वो फाइनाइटली जनरेटेड है। इसका मतलब एक ऐसा सेट आ रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो जनरेट कर रहा है V को, जो स्पैन कर रहा है V को। तो हमारे पास प्रूफ इसके ऊपर देने जा रही हूँ। लेट S एक फाइनाइट सेट ले लिया n एलिमेंट्स का, बी ए फाइनाइटली जनरेटेड be a finite subset of V which generates V, कि ये ऐसा सेट है फाइनाइट है और जनरेट कर रहा है V को, दैट इज LS इज इक्वल टू V। ये हमने दे दिया। तो हमारे पास इसी स्टेटमेंट को मैं यूं भी लिख सकती थी कि एक S फाइनाइटली सबसेट दे रखा हो V को जनरेट करता हुआ, तो हमने बेसिस फाइंड आउट करनी है। वी शैल फाइंड ए बेसिस ऑफ
कि हमने निकाल के दिखाने के बेसिस एग्जिस्ट करे। और वो बेसिस निकालने का तरीका भी क्या होगा, ये न्यूमेरिकली भी हम ऐसे ही चीज क्या करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक स्पैनिंग सेट दे रखा होगा, एक जनरेटिंग सेट दे रखा होगा, हमने बेसिस फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर एस हमारे पास सिर्फ स्पैनिंग सेट है और लीनियर इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक अगर ऑलरेडी हो कि शुरू से लीनियर इंडिपेंडेंट, तो यही बेसिस बन जाएगी, हमें कुछ आगे करना ही नहीं। तो फर्स्ट हमारा इफ एस स्पैनिंग सेट तो दे रखे, अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या तो नहीं होगा। अगर है लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एस इज इटसेल्फ ए बेसिस, तो बेसिस हमने निकालनी थी, वो हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर एस इज बेसिस ऑफ ई एंड नथिंग टू प्रूव, कुछ प्रूव करने के लिए रह ही नहीं गया। इफ एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट मींस एस इज लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लीनियरली डिपेंडेंट में हमने स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। इट मींस को कम से कम, देयरफॉर यहां से क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर से वी आर नाम रख लिया बिलोंगिंग टू एस। आर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, आर हो सकता है v1 हो जो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, v2 हो सकता है जो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो एक वेक्टर तो कम से कम आएगा सच दैट वी आर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स। a1 v1 डिपेंड करना का मतलब बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ar -1 vr -1 ar +1 vr +1 एंड an vn। तो vr की वैल्यू जो है वो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हुई आ गई। अब हमारे पास हमने एग्जांपल्स में भी देखा था पिछली बार कि अगर एक स्पैनिंग सेट दे रखा है u v और एक स्पैनिंग सेट दे रखा था u v w, और w इन u और v का ही कॉम्बिनेशन था, तो u और v से जो स्पैन होकर सबस्पेस आएगा और जो u v w से स्पैन होकर सबस्पेस आएगा वो दोनों सेम होंगे। तो सबस्पेस स्पैन्ड बाय टू वेक्टर्स u v एंड सबस्पेस स्पैन्ड बाय u v w आर सेम व्हेन w इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। तो इट मींस स्पैनिंग सेट में से w को हम डिलीट भी कर सकते हैं अगर w उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो सेम हम यहाँ पर कि s हमारा स्पैनिंग सेट था और vr जो है वो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो स्पैनिंग सेट में से वो अगर हम डिलीट भी कर दे vr तो भी वो स्पैनिंग सेट रहेगा, सेम सबस्पेस को स्पैन करता हुआ, सेम वेक्टर स्पेस को स्पैन करता हुआ। नाउ वी क्लेम दैट एक हमने S1 एक सेट बनाया S1 जिसमें हमने VR को डिलीट कर दिया, VR को रिमूव कर दिया। VR वो वेक्टर है जो बाकी सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, VR को रिमूव कर दिया। V1 V2 VR -1 VR +1 VRth वेक्टर जो है VRth वेक्टर वो हमने रिमूव कर दिया और S1 एक सेट बनाया। वी क्लेम दैट ये जो नया सेट बनाया दिस इज आल्सो द स्पैनिंग सेट। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कोई ओरिजिनल स्पैनिंग सेट दे रखा हो, ओरिजिनल कोई भी स्पैनिंग सेट दे रखा हो और कोई एक वेक्टर बाकी सबके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो अगर वो हम रिमूव भी कर दे स्टिल वी आर गेटिंग स्पैनिंग सेट ऑफ V। तो हमने वो रिमूव कर दिया और हम क्लेम करने जा रहे हैं दिस इज स्पैनिंग सेट ऑफ V। स्पैनिंग सेट है V का, तो हमने क्या निकालेंगे कि एक एलिमेंट उठाया V में से और प्रूव कर देंगे कि V किस में जा रहा है, LS1 में जा रहा है। V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। नाउ V belonging to V and V is equal to LS, वो तो जनरेटिंग सेट दे रखा था, ओरिजिनल S वाला जो सेट था वो तो जनरेटिंग सेट था। दैट मींस V is linear combination of elements of S, linear combination of elements of, suppose this is B1 V1 B2 V2 प्लस प्लस बीच में ही आरथ वाला भी आएगा BR -1 VR -1 BR VR प्लस BR +1 VR +1 एंड VN तक BN VN। अब VR की वैल्यू तो है क्या है हमारे पास, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V बाकी सभी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ, जो हमने वहां लिखा कि VR की जो वैल्यू है VR की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, जो हमने V एलिमेंट उठाया। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VR इज A1 V1 A2 V2 प्लस AR -1 VR -1, so we are getting here V can be written as B1 V1 B2 V2 प्लस प्लस BR -1 VR -1। इसमें यहाँ VR की वैल्यू पुट की, VR है हमारे पास, दिस इज BR टाइम्स VR है A1 V1 A2 V2 प्लस प्लस AR -1 VR -1 AR +1 VR +1 एंड चलते चलते AN VN। सो दिस इज वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है ये हमारे पास, VR की वैल्यू है।
वी आर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस हमारे पास बी आर प्लस वन, वी आर प्लस वन, बाकी सारे वेक्टर्स एज इट इज बी एन वी एन। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट में वी वन वी टू वी आर माइनस वन है, वी आर प्लस वन है, वी एन तक है, बीच में वी आर की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। तो इकट्ठी कर ली वी वन की वैल्यू, वी टू की वैल्यू इकट्ठी कर ली, एंड वी आर माइनस वन की वैल्यू इकट्ठी कर ली, और वी आर प्लस वन की वैल्यू इकट्ठी कर ली, और लास्ट में वी एन की वैल्यू कटी। तो वी वन क्या आ जाएगा, एक तो फर्स्ट कोफिशिएंट बी वन, और इधर से आ जाएगा बी आर ए वन। इसी तरह से सेकंड बी टू, यहाँ से बी टू, और इधर से आ जाएगा ए टू टाइम्स ए टू बी आर ए टू। इसी तरह से आगे वी आर माइनस वन के साथ, वी आर माइनस वन के साथ आ जाएगा, इधर तो आएगा बी आर माइनस वन, दिस इज बी आर माइनस वन, प्लस का इधर से आ जाएगा ए आर माइनस वन बी आर टाइम्स वी आर माइनस वन। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी इधर से। इसी तरह से इकट्ठा करके लास्ट में बी एन हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज बी एन एक तो, और उधर से बी आर ए एन। तो ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट किसका बनेगा, वी एन का। दैट मीन्स वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, वी वन वी टू वी आर माइनस वन वी आर प्लस वन और वी एन का, इनका सबका लीनियर कॉम्बिनेशन। वी आर बीच में स्किप हो चुका है, और ये क्या था, ये पूरा का पूरा सेट एस वन है। इट मीन्स वी कहाँ पहुंच गया, एल एस वन में, और इट मीन्स वी कंटेन्ड हो गया एल एस वन में। एल एस वन इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन वी, तो दैट मीन्स वी क्या हो गया, एल एस के वन के इक्वल। दैट मीन्स एस वन क्या बन गया, स्पैनिंग सेट बन गया। एस वन इज स्पैनिंग सेट ऑफ वी। तो इट मीन्स हमने यहाँ से एक चीज निकाली है, दस वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, क्या हमें निकल के आया, इफ S is linearly dependent set, independent नहीं है, then one of the vector is linear combination of all other vectors, and when we remove this vector and form a new set, एक नया सेट बनाएंगे, then the new set also a spanning set, वो फिर से स्पैनिंग सेट बनेगा। तो अब इसी चीज को हम जनरलाइज करेंगे कि S हमारे पास ओरिजिनल एक सेट दे रखा था जो स्पैनिंग सेट था। अगर ये ओरिजिनली लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो यही बेसिस था। अगर लीनियरली डिपेंडेंट था तो एक वेक्टर तो हमारे पास आएगा जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो बाकी बचा जो सेट होगा वो हमारे पास फिर से स्पैनिंग सेट बनेगा। फिर से S1 हमारे पास अब स्पैनिंग सेट दे रखा है। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S1 बेसिस बन जाएगा। अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो S1 के अंदर से ही कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो बाकी सभी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ होगा, बाकी सभी वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो वेक्टर रिमूव कर देंगे फिर हम, तो एक नया सेट बनाएंगे S2 हमारे पास, इसका मतलब दो ऐसा सेट बना जिसमें से हम दो एलिमेंट रिमूव कर चुके हैं। S1 में हमने एक एलिमेंट रिमूव किया था, S2 हमने एक सेट बनाया जिसमें दो एलिमेंट रिमूव हो गए। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रोसेस को। नाउ वी हैव S1 इज स्पैनिंग सेट, S1 हमारे पास स्पैनिंग सेट है। इफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर यही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैनिंग सेट तो हमने है ही सही और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन S1 इज बेसिस, तो एक बेसिस मिल गई फिर से हमारे पास जो हमने निकालनी थी कि वेक्टर स्पेस की बेसिस होनी चाहिए। अगर S1 लीनियरली, या तो हमारे पास दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या तो नहीं होगा। अगर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट है, देयरफॉर वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S1 is linear combination of all other vectors. We form a set, एक नया सेट बनाएंगे, we form a set S2 by removing this vector, then S2 फिर से वही, S2 फिर से क्या बनेगा, स्पैनिंग सेट बनेगा, स्पैनिंग सेट ऑफ V। तो अब हमारे पास फिर से शुरुआत किस पे होगी, अब S2 पे होगी। S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस बन गया,
S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक वेक्टर फिर से रिमूव करेंगे। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, continuing this process until we get a basis of V। तो तब तक करनी है जब तक हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट नहीं मिल जाता, तब तक वो बेसिस तक कंटिन्यू करेंगे और हमें वो बेसिस मिल जाएगी। तो सो दिस वाज द एक्जिस्टेंस थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। दैट मीन्स अगर हमारे पास सिंपल सा, अगर न्यूमेरिकली में भी कोई क्वेश्चन आता है तो एक सेट दे रखा हो, फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, V1 V2 V3 V4, कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस हो, 4 एलिमेंट दे रखे हैं और ये दे रखे हैं दिस इज जस्ट स्पैनिंग सेट, और निकालना है फाइंड बेसिस ऑफ V की बेसिस निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो देखेंगे इसमें से कौन सा वेक्टर बाकी सभी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी शैल फाइंड वन ऑफ द वेक्टर। ये तो हमें पता है कि अगर यही अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस बन जाएगा। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कम से कम एक वेक्टर जो ऐसा होगा बाकी सबके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वन ऑफ द वेक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन अदर। तो सपोज V2 जो है वो डिपेंड कर रहा है V1 V2 V3 V4 के ऊपर, तो अब S2 सेट बनाया वो हम रिमूव कर देंगे, V1 V3 V4, S2 हमारा एक सेट में निकल गया। अगर ये स्पैनिंग सेट भी बनेगा, क्योंकि जो वेक्टर डिपेंड कर रहा है बाकियों के ऊपर वो हम डिलीट कर दें तो भी स्पैनिंग सेट रहेगा। तो दिस इज स्पैनिंग सेट, ये स्पैनिंग सेट आ गया। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस बन गया। S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस। अगर S2 डिपेंडेंट है, कम से कम एक वेक्टर आएगा फिर से जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता होगा। सपोज V3 जो है वो V1 और V4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स हमारे पास फिर से V3 को रिमूव कर देंगे हम, S2 में से एक नया सेट बनाएंगे जिसमें से V3 रिमूव हो गया, V1 एंड V4। तो V1 V4 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये स्पैनिंग तो है ही सी, दिस इज स्पैनिंग सेट। अगर V1 V2 V4 लिए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस, नहीं तो फिर से अगर एक वेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, V1 डिपेंड कर रहा होगा सपोज V4 के ऊपर, या V4 डिपेंड कर रहा है V1 के ऊपर, तो फिर से एक रिमूव कर देंगे, S4 एक नया सेट बनाएंगे जिसमें एक ही एलिमेंट होगा जस्ट, कि अगर V1 डिपेंड कर रहा है V4 के ऊपर, V1 लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स इनकी V4 का मल्टीपल है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ V4 बचा। सिंगलटन नॉन जीरो सेट है हमारे पास, सिंगलटन अगर ये नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हो जाएगा, और तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पैनिंग सेट भी है, तो यही क्या बन गया, लास्ट में जाके तुम्हारे पास बेसिस कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर बचने वाला है जो स्पैनिंग सेट है। अब जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो तो किसको स्पैन करता है, एम्प्टी सेट को स्पैन करता है, बस एम्प्टी वेक्टर स्पेस को। तो अब हमारे पास ये V4 नॉन, अगर वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी है तो अगर वेक्टर स्पेस हमारे पास जीरो के अलावा है तो इट मींस V4 शुड बी नॉन जीरो, और V4 नॉन जीरो है तो V4 स्पैनिंग सेट भी है। ये जो S4 हमारा सेट बन रहा था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, यही क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। अल्टीमेटली हम वहाँ पर तो एक सिंगलटन सेट तक तो स्टॉप करेंगे ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उससे पहले स्टॉप कर जाए हम, कि बीच में ही S1 S2 S3 में से कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाए तो वो हमारे पास स्पैनिंग सेट भी है और बेसिस भी है। सो दिस वाज योर प्रूफ। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम आएगी, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे।